मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और आज हम जो हिस्ट्री का चैप्टर कर रहे थे, थर्ड चैप्टर राइज ऑफ हिटलर द नाजियम, उसको स्टडी कर रहे थे। उसका पार्ट 1 हमने स्टडी कर लिया था और आज हम इसका पार्ट 2 स्टडी करेंगे। जहाँ तक मुझे याद है आप लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई और फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। रीज़न भी हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि कैसे सेंट्रल पावर और अलाइज पावर के बीच में ये वार हुई और उस वार की वजह से बहुत सारे 6 मिलियन पीपल्स और उससे भी ज़्यादा लोग जो गायब हो गए, मारे गए। डिस्ट्रक्शन लेवल भी बहुत हाई था। जर्मनी ने इस हद तक डिस्ट्रक्शन लेवल को बढ़ा दिया था। इंग्लैंड, रशिया और बहुत सारे कंट्रीज जिनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ये वार शुरू कैसे हुई आपको भी बताया था मैंने इस बारे में कि कैसे 28 जून को ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के प्रिंस आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की मर्डर कर दी जाती है और ये सर्बियन पीपल प्रिंसेप ने किया। उसके बाद ये वार शुरू हो गई थी और वार सेंट्रल पावर स्टार्टिंग में बहुत हैवी लेवल पे लड़ रहे थे, लेकिन बाद में अमेरिका की एंट्री के बाद, रशिया के विड्रॉल करने के बाद जो है एक तरह से वार बिल्कुल बदल गई और अमेरिका जो एक न्यू रनर के रूप में सामने आया वुड्रो विल्सन प्रेसिडेंट की लीडरशिप में, ये बहुत ज़बरदस्त था और उसके बाद में जो है पूरा टर्न आउट हो गया। लास्ट में सेंट्रल पावर हार गई। ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, इन सब पे बहुत सारे एग्रीमेंट हुए। आज हम सेकेंड पार्ट में, वर्ल्ड हिस्ट्री के सेकंड पार्ट में, नाजियम और राइज ऑफ हिटलर के इस लेसन में, पार्ट नंबर 2 में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जर्मनी क्यों हार गया, क्या रीजन थे। पिछली बार हमने डिस्कशन किया था इस बारे में कि जर्मनी की हार के बहुत सारे रीजन थे और हारने के बाद ही फिर वो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस, क्योंकि फ्रांस के महल में हो रही थी और वर्साय पैलेस लुई 16 का फेमस पैलेस माना जाता था। लेकिन हाँ, ये बात सही है, उस समय लुई 16 नहीं थे जब ट्रीटी ऑफ वर्साय हुई। लुई 16 तो बहुत पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन ये वर्साय पैलेस वो एग्रीमेंट की एक जगह थी जहां पर ये हो रहा था। तो सबसे पहले आज का टॉपिक नंबर 2, फर्स्ट में हमने वर्ल्ड वार फर्स्ट को डिस्कशन किया, तो टॉपिक नंबर 2 रीजन फॉर जर्मनी डिफीट। ओके, टॉपिक नंबर 2 हमारा कि क्या रीजन रहे, रीजन फॉर जर्मनी। जर्मनी इस युद्ध में कैसे हार गया, क्या रीजन थे, इसका कई बार ये क्वेश्चन बनता है कि किस वजह से हार गया। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इस जर्मनी की इस वॉर में, वर्ल्ड वार फर्स्ट में, हिटलर भी, एडोल्फ हिटलर जो खुद एक ऑस्ट्रिया का रहने वाला था, उसकी बर्थ ईयर और डेट भी मैंने आपको बताई थी, 20 अप्रैल 1889। कहा था याद करने का तरीका कि गांधी जी से वो 20 साल छोटे थे। ओके, तो कैसे हार गई जर्मनी, रीजन क्या था। स्टार्टिंग में केजर विलियम फर्स्ट, मैंने कहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार में केजर विलियम फर्स्ट जर्मनी को लीडरशिप कर रहे थे। कैसे हार गई, और जर्मनी का वो कमांडर जो वर्ल्ड वार में लड़ रहा था, ठीक है, जिसका नाम था फील्ड मार्शल, जर्मन फील्ड मार्शल, ठीक है, अल्फ्रेड वॉन स्पिज्वान। ठीक है, जो जर्मन फील्ड मार्शल था, जर्मन फील्ड मार्शल, ठीक है। ओके, इसका नाम मैं आपको लिख देता हूं यहां पे, फील्ड मार्शल, ओके, जिसका नाम था, ओके, अल्फ्रेड, ठीक है, वॉन, ठीक है, और सिग्जलफेन, ठीक है, ये थे इस वॉर में लड़ने वाले जर्मनी की तरफ से कमांडर। ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से लड़े लेकिन फिर भी हार गए। रीजन हमारे पास है, ठीक है, नंबर 1 रीजन, ठीक है। ओके, पॉइंट 1, रीजन नंबर 1, ठीक है, रीजन ये था कि नेवल ब्लॉकेड बनाया गया, नेवल ब्लॉकेड बनाया गया, ठीक है, ब्लॉकेड बाय इंग्लैंड, इंग्लैंड के थ्रू, मतलब यूके, यूनाइटेड किंगडम के थ्रू जो है नेवल ब्लॉकेड बनाए गए और उसी की वजह से जर्मनी को बहुत सारा नुकसान हुआ, क्योंकि अलग अलग फ्रंट से जर्मनी वार फ्रंट पे थे तो उन्हें नुकसान हुआ इंग्लैंड की वजह से। ठीक है, और दूसरा जो रीजन रहा हारने का, शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई, शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई। जर्मनी फूड सप्लाई अपने सैनिकों को नहीं कर पाया
और इस वजह से उसे हारना पड़ा। सोल्जर्स फूड सप्लाई की वजह से ब्लॉक हो गई एक जगह पर और ठीक से काम नहीं कर पाए। उसके बाद में सी पॉइंट अलाइज पावर में ज्वाइन किया, अलाइज पावर को ज्वाइन किया यूएसए ने, ठीक है, ज्वाइंड बाय यूएसए ने ज्वाइन किया और ये 1917 का टाइम था, मार्च के आसपास, ठीक है, और उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले और वार लगातार बदलती चली गई। ओके, एक और लॉन्ग वार, लंबे टाइम तक वार चली, 4 साल तक, 4 इयर्स तक ये वॉर चली, जिसकी वजह से जर्मन मिलिट्री वीक हो गई थी। जर्मन मिलिट्री जो है वीक हो गई थी, इसकी वजह से भी बहुत सारा नुकसान हुआ। स्टार्टिंग में तो ये बहुत अग्रेसिव लेवल पे लड़ रहे थे, लेकिन अगर लंबे टाइम तक सोल्जर्स को लड़वाया जाएगा तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो रेगुलरली एक मशीन की तरह काम कर सकेंगे, नहीं, ठीक है। तो वो थक चुके थे, कुछ चीजें ये भी थी। फिर एक जो है सबसे बड़ी एक और भी बात थी कि जो है इधर जो फ्रांस और अमेरिका, ठीक है, फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड ऐसे पावरफुल कंट्री, यूएसए एक ही साइड आ गए थे। आप देखेंगे ध्यान से कि ये एक साइड मोस्टली पावरफुल कंट्री थे, जिनकी जो है मिलिट्री भी बहुत ज्यादा होती थी, मतलब कि पॉपुलेशन वाइज भी इनकी मिलिट्री बहुत ज्यादा थी और ये स्ट्रॉन्ग भी थे, स्ट्रॉन्ग कॉन्क्वेरर थे। इंग्लैंड के बारे में तो कहा जाता है कि उसकी बहुत पावरफुल नेवी, रॉयल नेवी हुआ करती थी, जिसका सामना करना ही बड़ा मुश्किल होता था, ठीक है। आखिरी में ये वार हार गए, ठीक है, ओके। और फिर जो है 11 नवंबर को 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड हो गई, ठीक है। और एंड होने के साथ ही शुरू हुआ वो एग्रीमेंट जो कि अप्रोक्सीमेट 27 कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। तो वो 27 कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं, वैसे अलग अलग कंट्रीज के ऊपर हुआ था, जैसे टर्की पर भी एग्रीमेंट हुआ, टर्की की खलीफा पोजीशंस को एंड कर दिया गया। टर्की जो सेंट्रल पावर की तरफ से लड़ रहा था वो भी हार गया था और उसके ऊपर एग्रीमेंट इंग्लैंड और इन सब ने मिलकर किया। खलीफा पोजीशन जो वहां रिलीजियस हेड हुआ करते टर्की में, उनको हटा दिया गया। लास्ट खलीफा जो टर्की का था, ऑटोमन टर्की एम्पायर का, वो थे जिनका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा, उनको हटा दिया गया था, ओके। उसके बाद में अब बात करते हैं हम अगला पॉइंट, ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस। ये वर्सैलिस ट्रीटी कब और किसके बीच में हुई? वो डेट 28 जून 1919, वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद उसी सेम डेट पे 28 जून की डेट पर, जिस पे ऑस्ट्रिया हंगरी का में आर्किड्यूक का मर्डर हुआ था, उसी सेम डेट पर 5 साल के बाद ये एग्रीमेंट हो रहा था। लोकेशन क्या थी? लोकेशन थी फ्रांस, ठीक है, फ्रांस। और फ्रांस में पैलेस, ठीक है, पैलेस ऑफ वर्सैलिस, ठीक है, वर्सैलिस। इसलिए इसको ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस भी कहा जाता है, इसलिए इसको ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस भी कहा जाता है, बड़ी फेमस है ये, ठीक है। एग्रीमेंट ऑन जर्मनी, जर्मनी के ऊपर एग्रीमेंट बनाए गए, ओके। और ये एग्रीमेंट बनाने वाले 3 फेमस जो उस समय के प्रेसिडेंट और पीएम माने गए थे, जिन्होंने जर्मनी के लिए पूरा 14 एग्रीमेंट डिसाइड किए थे, ठीक है ना। कितने एग्रीमेंट थे टोटल? 14 एग्रीमेंट, ठीक है, 14 एग्रीमेंट्स तैयार किए गए थे। और वो जो एग्रीमेंट तैयार कर रहे थे यूएसए, ओके, यूनाइटेड किंगडम मतलब कि इंग्लैंड, यूके, ओके, और फ्रांस, ये मेन कंट्री थे उस समय। और इन्होंने पूरा एग्रीमेंट तैयार किया, 14 एग्रीमेंट तैयार हुआ। और इस एग्रीमेंट के ज्यादातर जो डिसीजंस थे यूएसए के प्रेसिडेंट के थ्रू लिए गए थे। यूएसए का प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, ठीक है,
प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, ठीक है। वुड्रो विल्सन के थ्रू ये एग्रीमेंट तैयार की गई, इसलिए कई बार इसको हम वुड्रो विल्सन एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। कई बार ये पॉइंट आता है दिमाग में कि ये वुड्रो विल्सन एग्रीमेंट क्या थे, वो 14 एग्रीमेंट जो कि वुड्रो विल्सन के नाम पे तैयार किए गए थे। ये बहुत फेमस एग्रीमेंट थे और वो क्या थे हम डिस्कशन करेंगे। पहले इंग्लैंड के यानी यूके के जो उस समय हेड थे उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पीएम प्रधानमंत्री, ओके, जॉर्ज लियोड, ठीक है, लियोड जॉर्ज, ठीक है, ओके, सॉरी लियोड जॉर्ज था ये, मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है, ओके, लियोड जॉर्ज था, ओके। उसके बाद में फ्रांस के पीएम जो उस टाइम इस चीज के लिए थे, जॉर्ज क्लेमेंसो, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरह से इन तीनों ने मिलकर जर्मनी की जो किस्मत को तय किया, ओके। अब जानना ये चाहेंगे कि ऐसा क्या इन्होंने किया जर्मनी के ऊपर कि जर्मनी में फिर हिटलर जैसे लोगों को मौका मिला कि वो अपनी पावर बढ़ाए और जो है मतलब कि पूरी जर्मनी को कंट्रोल कर ले, और एक जो पूरे वर्ल्ड में जो जिस वजह से हिटलर फेमस हुआ था, मास किलिंग, जीव्स जिप्सीज को मारना, जो कि जर्मनी में रहा करते थे। हिटलर खुद को ये बहुत पावरफुल मानता था और ये कहता था कि वो जर्मन नॉर्डिक पीपल है और जो है हमें ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस का बदला लेना चाहिए, इस तरह लोगों को उकसाता था। तो ऐसा क्या था ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस में, ठीक है। तो यहां हम डिस्कशन करते हैं अब कि इन लोगों ने जो 14 एग्रीमेंट करते हुए ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस किया था, वो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस क्या थी, ओके। ये देखिए, यहां हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, ओके। ये थोड़ी डिटेल से है तो हमें थोड़ा इसके बारे में समझना चाहिए ताकि ये हम आराम से इसको क्लियर कर पाए, ओके। तो देखिए, ट्रीटी एग्रीमेंट, ट्रीटी 28 जून 1919, ठीक है, ऑन जर्मनी बाई एलाइज पावर, ओके। तो एलाइज पावर की तरफ से फर्स्ट एग्रीमेंट नंबर 1, ठीक है। पहला एग्रीमेंट ये था कि जर्मनी के अंदर जो है गवर्नमेंट चेंज कर दी जाए, एक अलग ही टाइप की, ठीक है, बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक गवर्नमेंट, ये यहां पर एक रिपब्लिक टाइप की गवर्नमेंट तैयार कर दी गई। मतलब कि जो है यहां पर एक डेमोक्रेटिक टाइप का डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करा दिया गया। जो पहले प्रिंसली टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिंसली टाइप की गवर्नमेंट हुआ करती थी, वो यहां पर यूएसए की वजह से यहां पर डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट तैयार कर दी गई और इलेक्शन करवाए गए, जर्मन लोगों के वोट कराए गए और वोट कराने के बाद में एक न्यू टाइप की गवर्नमेंट यहां तैयार कर दी गई, ओके। और ये फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट थी, ये पूरी तरह से क्या थी, फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर की एक गवर्नमेंट थी। और ठीक है, और इसके जो हेड थे बनाए गए थे, इसके हेड, ठीक है, ओके, हेड बनाए गए प्रेसिडेंट, हेड प्रेसिडेंट बनाया गया जिसका नाम था, ठीक है, जिसका नाम था पार्लियामेंट बनाई गई थी राइक्सटैग, और इसका नाम था हिंडेनबर्ग, प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग को प्रेसिडेंट बना दिया गया था। और न्यू पार्लियामेंट सेट कर दी गई थी, ठीक है, जिसका नाम था राइक्सटैग। एक राइक्सटैग जो है पार्लियामेंट, ठीक है, सेट कर दी गई थी। ये एग्रीमेंट का पहला पार्ट था जो सबसे जरूरी हमें समझना है, इसके ही अकॉर्डिंग आप जो आगे इस लेसन में डायरेक्शन ले पाएंगे। तो
पहले तो एलाइज पावर ने मिलकर ये किया कि यहां पर वीमर टाइप की, रिपब्लिक टाइप की गवर्नमेंट सेट कर दी गई, हिंडेनबर्ग प्रेसिडेंट की गवर्नमेंट यहां पर काम करने लगी। ओके, और जो है जर्मन नेशन में मतलब कि अब धीरे धीरे जो सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे, डेमोक्रेट्स थे, ये धीरे धीरे फिर सामने आने लगे, क्योंकि डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट यहाँ की पब्लिक को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, जो कि इस ट्रीटी का सबसे बड़ा पार्ट थी। ठीक है, ओके। फिर बात आती है कि इसमें और जर्मनी के ऊपर पनिशमेंट के रूप में और क्या क्या किया गया। ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया पनिशमेंट के रूप में, क्योंकि इस ट्रीटी के बारे में यह भी कहा जाता है कि टोटल ह्यूमिलेशन, ये ट्रीटी टोटल ह्यूमिलेशन था जर्मनी का। ठीक है, टोटल एक्सप्लॉयटेशन था, टोटल ह्यूमिलिएशन। ठीक है, एंड इकोनॉमिक लॉस, इकोनॉमिक लॉस बहुत हुआ इस एग्रीमेंट से, जिसकी वजह से कभी भी जर्मनी के लोग उभर नहीं पाए, बहुत टाइम लगा, हिटलर जैसे लोगों को मौका मिला। इसका एक और पॉइंट है, जर्मनी को अपनी ओवरसीज कॉलोनीज छोड़नी पड़ी, उसकी बहुत सारी कॉलोनीज जो थी वो ले ली गई। नंबर 2, जर्मनी को लॉस हो गया, जर्मनी लॉस, ठीक है, लॉस ओवरसीज कॉलोनीज। ओके, उसकी जितनी भी कॉलोनीज थी वो आपस में कैप्चर कर ली गई बाय द एलाइज पावर। ओके, उसके बाद में जो सबसे बड़ी बात एक और हुई 3rd नंबर पे, ठीक है, जर्मनी को लॉस हुआ, लॉस ऑफ राइनलैंड, ठीक है, रूर वैली एरिया, रूहर वैली, ठीक है, जहां पर बहुत सारे मिनरल्स थे, मिनरल्स एरिया, जो मिनरल एरिया था वो एलाइज पावर को दे दिया गया एज ए गिफ्ट। तो जर्मनी जिस वजह से पावरफुल था, मिनरल्स जो वो निकालते थे, जिससे वो डेवलपमेंट करते थे, प्रोडक्शन करते थे मिनरल्स का, उसके बाद वो बहुत बड़ा लॉस था उनके लिए। ओके, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो उनके राइनलैंड जाने के बाद में उनको लॉस हुआ, लॉस ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन का बहुत बड़ा लॉस हुआ, 75% आयरन डिपॉजिट उसके जा चुके थे। लॉस ऑफ कोल, ठीक है, कोल का जो एरिया था वो भी उनका जा चुका था, 26% कोल डिपॉजिट एरिया उनके जा चुके थे। और जब कॉलोनीज की बात करें तो ये मान लीजिए कि उनकी 13% कॉलोनीज जा चुकी थी यहां पर। ठीक है, 13% कॉलोनीज, और इस हिसाब से 10th पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, 10th पार्ट ऑफ पॉपुलेशन का जा चुका था। ये जर्मनी के लिए बहुत बड़ा लॉस था। जब सोचो किसी की कॉलोनीज छीन ली जाए, उसकी पॉपुलेशन चली जाए, यूथ चली जाए वहां, तो कितना बड़ा लॉस होगा, और उसके बाद लोग क्या करेंगे, उस चीज का बदला लेने की कोशिश करेंगे, एलाइज पावर के साथ जो है कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और हिंडेनबर्ग जो कि एक नई टाइप का गवर्नमेंट और जो प्रेसिडेंट बना दिया गया था, वो लोगों की जो एस्पिरेशन थी उसके ऊपर खरा नहीं उतरा, हिटलर जैसे लोगों को फिर मौका मिला। ओके, एक और बड़ी बात, ठीक है, जो यहां पर हुई थी, 6.5 बिलियन पाउंड, 6.5 बिलियन पाउंड उनको एज ए कंपनसेशन देना पड़ा। 6.5 बिलियन पाउंड को एलाइज पावर को कंपनसेशन के रूप में देना पड़ा, जो एक बहुत बड़ा कर्ज था जर्मनी के ऊपर, जो बहुत मुश्किलों से बाद में उतारा गया। हिंडेनबर्ग गवर्नमेंट इस चीज को हैंडल नहीं कर पाई थी, क्योंकि तो जो है मिनरल्स का लॉस हुआ, कॉलोनीज का लॉस हुआ, ऊपर से कंपनसेशन देना पड़ा, तो इस चीज को हैंडल नहीं कर पाई। आखिरी में हिंडेनबर्ग गवर्नमेंट को हटना पड़ा और हिटलर जैसे लोग सामने आए। ओके, एक और बड़ी बात, जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया गया, जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया गया, जर्मनी पूरी तरह से डीमिलिटराइज, ठीक है, डीमिलिटराइज कर दिया गया उसे। ओके, उसके ऊपर बाउंडेशन लगा दी गई 1 लाख सोल्जर्स, ठीक है, सोल्जर्स 1 लाख सोल्जर ही जर्मनी रख पाएगा, क्योंकि प्लानिंग ये थी कि अगर जर्मनी के पास ज्यादा सोल्जर होंगे तो डेफिनेटली वो वार की दोबारा कंडीशन को क्रिएट करेगा। तो इसीलिए जर्मनी के अंदर ये सिस्टम डिसाइड कर दिया गया कि जर्मनी 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स कभी रख नहीं पाएगा। तो इस तरह से एक टोटल ह्यूमिलेशन ट्रीटी हो रही थी ये।
ऐसा न केवल जर्मनी के साथ हो बल्कि हारे हुए जो कंट्री थे उनके साथ में ये एग्रीमेंट हो रहा था। अप्रोक्सीमेट 27 कंट्रीज के ऊपर आपस में ये एग्रीमेंट हो रहे थे और उसी की वजह से जहां तक मेरा आइडिया है सेकेंड वर्ल्ड वार का एक रीजन बना। ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस अगर ठीक से कर दी जाती तो मुझे नहीं लगता था कि जर्मनी के लोग सेटिस्फाई नहीं होते। अभी ये बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे इस चीज से और हिटलर जैसे लोगों को फिर इसमें मौका मिला। तो ये हमें यहां समझ लेना चाहिए कि कैसे ये हुआ है। ओके, ऑब्वियसली उसके बाद आप समझ जाओगे कि इतना बड़ा लॉस होने के बाद कोई भी कंट्री जल्दी से अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको ओवरकम नहीं कर पाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और इसी के बाद फिर शुरू होता है हिटलर का जो वर्क। हिटलर जो पहले आपको पता है उसमें जर्मन फोर्स में काम किया करता था, बाद में उसने जर्मन फोर्स को छोड़ दिया गुस्से में आकर। इसी एग्रीमेंट की वजह से हिटलर ने गुस्से में रिजाइन किया और रिजाइन करने के बाद एक पार्टी में ज्वाइन होता है वो, जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। फिर उस वक्त जर्मन वर्कर्स पार्टी को 1919 में ही ज्वाइन होता है और फिर उसका नाम बदलता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। और फिर बाद में इतना पावरफुल वो एक 5-5.5 फुट का एक बस छोटा सा मतलब हाइट का हिटलर इतना जबरदस्त ऑरेटर बन जाता है कि वो नाजी पार्टी के अंदर लोगों को रिक्रूट करने लगता है और अपनी पावर बढ़ाने लगता है और धीरे धीरे पूरे जर्मनी को अपना कंट्रोल कर लेता है। अब एक बड़ी बात और डिस्कशन करनी है हमें कि हिटलर ने चलो जैसा भी किया, उसको ऐसी क्या कंडीशंस मिली ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस के बाद, उसको और क्या चीजें दिखाई दी जर्मनी के अंदर जिसके बाद वो पावरफुल होता चला गया। तो वो था इकोनॉमिक क्राइसिस, जो कि फिर बाद में इस ट्रीटी के बाद में हिंडेनबर्ग गवर्नमेंट के सामने आया। इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब कि विश्व महामंदी का दौर, वैसे तो पूरे कंट्री में, पूरे यूरोप में, पूरे एशिया भर में जो इसमें वार में लड़े थे उनके बीच में देखने को मिल रहा था। एक वैश्विक महामंदी का दौर शुरू हो जाता है जो कि 1929 में फिर अमेरिका में बहुत बुरी हालात हो जाती है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस की कंडीशन शुरू हुई। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस जर्मनी के ऊपर बहुत भारी पड़ा। अब ये मान लीजिए कि जर्मन के लोग चाहते थे कि गवर्नमेंट पूरी चेंज हो जाए, क्योंकि जो हिंडेनबर्ग गवर्नमेंट थी इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रही थी। उसी टाइम में स्पार्टाकस लीग अपराइजिंग हुआ, लोग रशिया जैसी गवर्नमेंट चाहते थे, बोल्शेविक टाइप की गवर्नमेंट यहां पर चाहते थे और इसी वजह से लोगों के दिमाग में जो है अलग अलग गवर्नमेंट की इमेज बनने लगी। ठीक है, ओके, तो ये जो तीसरा पार्ट हम डिस्कशन करेंगे फिलहाल सेकंड पार्ट में, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बनाए जाएंगे। सेकंड पार्ट में हम इतना ही करेंगे, थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे। थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि जर्मनी के अंदर सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे आया, क्या रीजन थे। जैसे रीजन तो आपके सामने ही है, ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस, और उसके बाद में स्पार्टाकस लीग का अपराइजिंग होना। ओके, और फिर जो है हिटलर की नाजी पार्टी के नाजी व्यूज भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसी टाइम में जब इकोनॉमिक क्राइसिस था तब हिटलर अपनी नाजी पार्टी के लोगों को मोटिवेट कर रहा था। नाजी रूल रेगुलेशन, नाजी प्रोपेगेंडा, पूरा पॉलिसीज वगैरह सेट की जा रही थी ताकि लोगों के अंदर प्रेजेंट गवर्नमेंट, हिंडेनबर्ग गवर्नमेंट के लिए कुछ घृणा भरी जा सके, कुछ हेट लोगों को बताया जा सके, जिप्सीज के लिए जो है कुछ वो क्रिएट कर सकें, मतलब कि उनके लिए हेट कर सकें। तो ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जर्मनी क्यों हार गया, किन किन लोगों ने ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस किया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।